तो स्टार्ट करते हैं डैशिंग यूथ का एपिसोड नंबर 13। तो एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मो किंग स्वान जो होता है वो कमरे में अकेला इंतजार कर रहा होता है। वहीं उसका साथी आता है और वो उससे बताता है कि मैं चूक गया। दरअसल बात यह है कि मुझे लगता है कि यंग लेडी ने हमें धोखा दे दिया और बाइली डोंगजुंग तो उस रास्ते पे आया ही नहीं, इसीलिए मैं उसे नहीं पकड़ पाया। मो किंग स्वान कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यंग लेडी हमें धोखा नहीं दे सकती क्योंकि मैंने उनसे साफ साफ कहा था कि वो उस रास्ते पे बाइली डोंगजुंग को भेज दें। यहाँ पे वानी बताता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, शायद उन्होंने धोखा ना भी दिया हो, लेकिन तुम्हें पता है मुझे एक दिलचस्प बात बतानी है। वो कहता है कि हाँ बताओ। वो बताता है कि मो किंग स्वान उस रास्ते में मैंने 2 अन्य लोगों को देखा, जिसमें से एक और है जिसके अंदर जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट की शक्तियाँ हैं। वो कहता है क्या, ये ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस रास्ते पे आने से पहले उसने अपने शक्तियों को मतलब आंतरिक शक्तियों को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से उपयोग कर दिया था। बोला जाए तो उसने एक ऐसे मार्शल आर्ट का उपयोग किया था जिसमें उसकी आंतरिक शक्तियों की पूरी वो लग गई, लेकिन फिर भी मुझसे लड़ते समय वो खुद को रोक नहीं पाया और उसके अंतर की मतलब आंतरिक शक्ति जो है वो जागृत हुई और मुझसे लड़ाई में उसका साथ दिया। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर जरूर कोई ऐसी जन्मजात शक्ति है। तो वो बोलता है कि अच्छा ऐसे क्या? तो वो कहता है कि हाँ, और हाँ मुझे ऐसा लगता है कि बैले डोंगजुंग तो अब हमारे हाथ नहीं आ पाएगा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो कि हमारी यंग लेडी ने हमें धोखा नहीं दिया है तो तुम जाके उनसे खुद ब खुद पूछ सकते हो, वो तियांकी शहर में अभी भी है। तो यहाँ पे जो सफ़ेद बालों वाला मो किंग स्वान होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में पता लगाऊंगा और तुम उस इंसान के बारे में, उसके जन्म पृष्ठभूमि के मतलब जन्मभूमि के बारे में पता लगाओ कि वो कौन है, आखिर कहाँ से आया है। ज़रूर वो कोई मतलब अनजाना तो होना नहीं चाहिए क्योंकि हम उससे भी फिर काम निकलवा सकते हैं। फिर मो किंग स्वान बताता है कि अच्छा हाँ एक बात और, जुगे जैन का जो एक साथी है वो हमें मिल नहीं रहा है। तो वो कहता है कि वो यहाँ से भाग तो नहीं सकते हैं? तो वो कहता है कि हाँ। तो वो बोलता है कि क्या वहाँ पे कोई चिन्ह मिला मतलब उसके जाने से पहले? तो वो कहता है कि नहीं, कोई चिन्ह नहीं मिला, उसने कोई चिट्ठी भी नहीं लिखी। तो वो लोग कहते हैं कि जरूर तब कुछ भयानक हुआ है, जुगे जैन ऐसे ही नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो चिट्ठी तो जरूर लिखेंगे हमें। तो ये लोग कहते हैं कि ठीक है, आगे का काम मैं संभालता हूँ, तुम जाकर पता लगाओ वैसे उस आदमी के बारे में कि वो जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट कौन है और कहाँ से आया है। साथ ही मो किंग स्वान ये भी पूछता है कि अच्छा वो आदमी है क्या? तो वो बताता है कि दरअसल वो जो है ना जिंगयू की हवेली में पहुंच गया है। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम जाकर इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और फिर वहां से चला जाता है। आगे की सीन में हम ये डिंगजी को देखते हैं जिसको अभी तक होश नहीं आया होता है और यहाँ पे राजकुमारी बेंजिंग जो होती है वो उसका देख रेख कर रही होती है, मतलब उसका पसीना वगैरह पोंछ रही होती है। यहीं पे हम देखते हैं कि झाओ यूजी आता है और यहाँ पे जो मतलब बेंजिंग का साथी आता है, छाया संप्रदाय का शिष्य लुओ किंगयान। तो लुओ किंगयान कहता है कि राजकुमारी, दूसरा व्यक्ति होश में आ गया है। झाओ यूजी आता है और कहता है कि मेरा दोस्त कैसा है? तो वो बताती है कि अभी तक बेहोश है, जिसके बाद से और वो कहता है झाओ यूजिया कि आखिर हम लोग कहाँ हैं, आप बता सकती हैं? तो राजकुमारी बेंजिंग बताती है कि हाँ, आप लोग राजकुमार जिंगयू की हवेली में हैं, हालांकि मैं होने वाली राजकुमारी हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा इसका मतलब ये है कि राजकुमार ने हमें बचा लिया? तो वो कहते हैं नहीं, हालांकि मैं होने वाली राजकुमारी जरूर हूँ, लेकिन राजकुमार जिंगयू ने आपको नहीं बताया क्योंकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आप लोगों को अपने आंगन में गिरे पाया और इस व्यक्ति का, तो वो बताता है कि झाओ यूजिया कि इसका नाम ये डिंगजी है। तो वो कहता है कि हाँ, ये डिंगजी की नज़र मुझ पर पड़ी और उसने मुझे रोकने पर मजबूर कर दिया और मैंने तुम दोनों को बचा लिया, जिसके बाद से झाओ यूजी कहता है कि राजकुमारी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे जो बेंजुंग कहती है कि धन्यवाद कहने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी तुम घायल हो तो तुम जाकर आराम कर सकते हो और जब तक मैं ठीक हूँ तो तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारा दोस्त ये डिंगजी है वो ठीक हो जाएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी उसका केयर करने की। आगे की सीन में हम देखते हैं कि बाइली डोंगजुंग और टीचर ली, ये दोनों लोग गेट पर इंतजार करते करते वहीं पे सो गए होते हैं। यहीं पे हम देखते हैं लेई मेंसा आते हैं, इन दोनों को उठाते हैं कि टीचर के आप लोगों को यहाँ से चलना नहीं है। तो बाइली डोंगजुंग जो होता है वो कहता है कि असंभव, अभी तक ये डिंगजी यहाँ पे आया नहीं। टीचर ली कहते हैं कि देखो बेटा, बात यह है कि शायद मेरे भाग्य में ही 2 शिष्य बनाना नहीं है, तुम मेरे एक ही शिष्य हो, यही मेरा भाग्य है। वो कहता है असंभव, मैं उसे लेने जाऊंगा, वो जरूर रास्ते में ही होगा, उसके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। जिसके बाद से बाइली डोंगजुंग जो आगे बढ़ता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। लेई मेंसा उसे संभालता है। सीन यहाँ से कट होता है और आगे की सीन में हम ये डिंगजी को देखते हैं जिसे अब थोड़ा थोड़ा होश आ रहा होता है। उसके सामने झाओ यूजिया और वही आदमी यानी लुओ किंगयान होते हैं। झाओ यूजिया कहता है कितनी अजीब बात था ना, प्रिंस जिंगयू तो कभी इस महल में आते ही नहीं है और यहाँ पे राजकुमारी के साथ साथ उनका आदमी लिओ किंगयान है। लिओ किंगयान को गुस्सा आता है, वो उसके गले पे तलवार रख देता है। तो यहाँ पे झाओ यूजिया कहता है अरे भाई माफ करना, गलती से मुंह से निकल गया, आगे से ऐसी कोई भी बात नहीं कहूँगा। बेंजुंग आती है और कहती है कि आपको संभल के रहना चाहिए, आपको थोड़ा जबान संभाल के बात करना चाहिए क्योंकि आपको पता नहीं है कि मेरा जो सीनियर लुओ
लो किंग-यान है ना, वो तो ऐसा है जिसके सामने राजकुमार जिंगू भी नहीं बोल पाते। जिसकी वजह से बेंगजुंग आती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये डिंगजी को अभी तक होश नहीं आया होता, तो अपने गले से एक लॉकेट निकालती है जिसमें कुछ पानी की बूंदे या कुछ दवाई मेडिसिन वगैरह होती है, वो ये डिंगजी को पिलाने जाती है। लो किंग-यान रोकता है तो बेंगजुंग कहती है तुम चिंता मत करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है, और उसको निकाल कर 1 या 2 बूंद ये डिंगजी के मुंह में डाल देती है। लेकिन ये डिंगजी को अभी भी होश नहीं आया होता है। राजकुमारी को देखते हैं जो कि ये डिंगजी की देखभाल कर रही होती है और उसका पसीना वसीना बेंगजुंग जो होती है वो ये डिंगजी का तारीफ करती है, कहती है कि ये कितना हैंडसम है। झाओ यूजे कहता है कि राजकुमारी भाभी हैंडसम होना, वो कहते हैं कि हाँ पर इससे थोड़ा सा कम, मतलब इतने भी ज़्यादा चेहरा तुम्हारा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, हैंडसम होना कितना अच्छा होता है। जिसके बाद हम राजकुमारी को देखते हैं कि रात से सुबह तक मतलब काफ़ी समय हो गया होता है, लेकिन अभी तक ये डिंगजी को होश नहीं आया होता है और राजकुमारी यूं ही ये डिंगजी का देखभाल कर रही होती है, उसके पसीने वसीने पोंछ रही होती है। हम देखते हैं कि ये डिंगजी को होश आता है, तो होश में आते ही वो पानी मांगता है, तो बेंगजुंग जो होती है वो उसे पानी पिलाती है। जिसके बाद से ये डिंगजी की आँख खुलता है, तो आँख खुलते समय वो उस खूबसूरत सी लड़की यानी बेंगजुंग को देखता है और देखते ही कहता है कि परी, क्या मेरे सामने कोई परी है? फिर उसकी आँख अच्छे से खुलती है और देखता है ये तो एक लड़की है। हमारा परी सुनकर तो बेंगजुंग शर्मा जाती है और जो ये डिंगजी होता है वो कहता है कि आप कौन हैं? उसके बाद से वो उठ के बैठ जाता है। जब वो उठ कर बैठता है तो उसकी नज़रें बेंगजुंग से टकराती हैं। बेंगजुंग उसकी आंखों में और ये डिंगजी बेंगजुंग की आंखों में देख रहा होता है। मतलब ये दोनों ना एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा वो क्या बोलते हैं आकर्षित हो रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। हाँ, ये डिंगजू को देखने के लिए आता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है दूसरी तरफ मुड़ के। लो किंग-यान कहता है कि क्या कर रहे हो? वो कहता है कुछ नहीं भाई। फिर जब वो लोग आगे मुड़ते हैं तो ये डिंगजी से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? हम ये डिंगजी को देखते हैं, वो तलवार देखता है लो किंग-यान का और पहचान जाता है। वो कहता है कि ये छाया संप्रदाय का शिष्य है। तो लो किंग-यान कहता है कि हम पहले मिल चुके हैं। इससे पहले वो कुछ बोलता और सोचता है कि ये अगर छाया संप्रदाय का शिष्य है इसका मतलब ये लड़की, और याद करता है कि उसके बचपन की शायद दोस्त है। इससे पहले कि वो उसका नाम बताता, हम देखते हैं कि झाओ यूजिया जो होता है वो बताता है कि ये बेंगजुंग है राजकुमारी, जो कि राजकुमारी जिंगू का लेडी कॉन्सर्ट है। तो यहाँ पे राजकुमारी बेंगजुंग जो होती है वो बताती है कि देखो मेरी शादी अभी भी हुई नहीं है। उसके बाद से राजकुमारी बेंगजुंग झाओ यूजिया से पूछती है कि वैसे तुम्हारा घाव ठीक है? वो कहता है कि हाँ, आपने और लो किंग-यान में मेरा ख्याल अच्छा रखा और मैं अब ठीक हूँ। जिसके बाद से राजकुमारी कहती है कि उस साथ जो आदमी आपका पीछा कर रहा था वो आपका पीछा भी नहीं कर रहा है, वैसे आप काफ़ी सुंदर हैं। तो यहाँ पे झाओ यूजिया खुद अपनी तारीफ करने लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ वगैरह वगैरह, मैं फिट हूँ और अगर मैं यहाँ से बाहर भी जाऊँगा तो मुझे कोई डर नहीं है, अब तो लोग मेरा मतलब स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। जिसके बाद से राजकुमारी झाओ यूजिया कहती है कि जब इतने ठीक हो तो तुम यहाँ पे खड़े खड़े कर क्या रहे हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। झाओ यूजिया इतना सुनना था कि ये डिंगजी की तरफ देखता है, ये डिंगजी भी मतलब वो हो जाता है कि अब तो इसको जाने को मिलेगा। जिसके बाद से ये डिंगजी से पूछता है कि क्या तुम नहीं चल रहे हो? ये डिंगजी अपने बात को काटने लगता है, मतलब वो यहाँ से जाना नहीं चाहता जब से उसने राजकुमारी बेंगजुंग को देखा है। वो कुछ बहाना बनाता है। इससे पहले सीन यहाँ से कट होता है और आगे की सीन में हम देखते हैं बाली डोंगजू को। हम देखते हैं कि बाली डोंगजू को होश आता है, तो वो होश में आते ही अपने सामने एक छोटी सी बच्ची को बैठता हुआ देखता है। वो उसके पास जाता है और छोटी बच्ची से पूछता है कि छोटी बच्ची, मैं कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है? छोटी बच्ची बताती है कि आप मेरे घर पे हो और मैं ली लिंग्यू हूँ। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे घर पे हूँ। ली लिंग्यू, इसका मतलब यह है कि ये टीचर ली की बेटी है, और टीचर ली तो उतने बूढ़े हो गए हैं और उनकी इतनी छोटी सी बच्ची, जी क्या अजीब बात है। जिसके बाद से वो कहती है कि जिसके बाद से उसकी माँ वहाँ से आती हैं और जो बाली जो डोंगजुंग होता है उसकी माँ को देखता है, वो इतनी जवान, तो कहता है क्या उस बूढ़ों ने इतनी जवान औरत से शादी की है? वो जो औरत होती है वो बताती है कि मैं ली जिंगयू हूँ। तो वो बताता है कि नमस्ते मैडम। तो उसको लग रहा होता है ना कि ये लोग टीचर ली की बेटी और टीचर ली की पत्नी है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि यहाँ पे लेई मेंसा आता है, कहता है कि ओहो, मुझे तो पता नहीं था कि मेरा कोई शिष्य भी है। वो कहता है कि शिष्य? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो वो कहता है, मतलब लेई मेंसा कहता है कि ये मेरी पत्नी और मेरी बेटी है। तो वो कहता है अच्छा, मुझे लगा ये टीचर ली की पत्नी है। वैसे एक बात बताओ, जब ये तुम्हारी पत्नी है तो इन्होंने तुम्हारे नाम का उपयोग क्यों नहीं किया, मतलब लेई जिंगयू और लेई टिंगयू क्यों नहीं? तो वो बताता है कि, तो वो बताती है छोटी बच्ची कि देखो पता है बात यह है ना कि मेरे पिता यानी लेई मेंसा ना, मेरे लेई नाम बहुत ही ज़्यादा भद्र लगता है, बेकार लगता है, इसलिए मैंने अपने पिता का नाम का उपयोग नहीं किया। वैसे भी मेरी माता जो ली जिंगयू हैं वो एक प्रसिद्ध परिवार से हैं और उनका परिवार ज़्यादा बड़ा है, अच्छा है, ताकतवर है, इसीलिए मैं अपने माता का नाम का उपयोग कर रही हूँ। जिसके बाद से जो बाली डोंगजू होता है ना, वो अपने साथी को यानी लेई मेंसा को चिढ़ा रहा होता है। लेई मेंसा कहता है कि तुम एक काम करो, मुझे टीचर मत कहो, तुम मुझे अपना पिता कहो। तो वो कहता है कि अच्छा पिता, पागल कहीं के, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे तो तुम्हारे नाम का उपयोग करते नहीं है। देखो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, तुम बाहर इतने ज़्यादा अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हो, शक्तिशाली, और घर में तुम्हारी पत्नी कितनी शक्तिशाली है। लेई मेंसा को गुस्सा आता है, वो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, मुंह बंद करो। जिसके बाद से
बाली डोंगजुंग कहता है कि क्या ये डिंग जी वापस लौटा, तो लेई मेंसा बताता है नहीं अभी नहीं। तो बाली डोंगजुंग कहता है कि मुझे जाकर ये डिंग जी को ढूंढना होगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे झाओ यूजी आता है, कहता है कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बाली डोंगजुंग कहता है कि क्यों, क्या हुआ, वो नहीं लौटा, मतलब उसके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। झाओ यूजी बताता है नहीं, वो अभी एक खूबसूरती का लुत्फ उठा रहा है और एक खूबसूरत सी महिला के साथ अपने आप को पूरी तरीके से ठीक करने का, मतलब हील करने का प्रयास कर रहा है। जिसके बाद से झाओ यूजी याद करता है कि जब वो आने वाला था ये डिंग जी से उसने पूछा था, तो ये डिंग जी ने ये कह के मना किया था कि मैं अभी भी ठीक नहीं हूँ। और हाँ, बाली डोंगजुंग से कहना कि वो अच्छे से सीखे और मैं उसका इंतजार करूंगा उस दिन का जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और पूरे शहर में मशहूर हो जाएगा। जिसके बाद से हम देखते हैं कि बाली डोंगजुंग कहता है कि बस इतना ही, तो झाओ यूजी बताता है कि हाँ इतना ही। जिसके बाद से हम देखते हैं कि लेई मेंसा पूछता है कि वैसे एक बात बताओ, इसके बारे में और किसको किसको पता है कि तुम लोगों को बेंगजुंग ने बचाया था। तो वो कहते हैं कि किसी को नहीं, बस वही आदमी जिसने हमारा पीछा किया था, वो बैगनी कलर के कपड़े वाला। और वो हाँ, वो ये भी कह रहा था कि ये डिंग जी जो है वो जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट है। इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे जो लेई मेंसा होता है वो कहता है इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मास्टर को जरूर पता होगा, तो चलो मास्टर से पूछते हैं। जिसके बाद से ये सभी लोग मास्टर के पास चले जाते हैं और लेई मेंसा कहता है कि देखो इसके बारे में तुम किसी और को मत बताना कि तुम्हारी रक्षा किसने की थी और किसने तुम लोगों को ठीक करने का प्रयास किया। आगे की सीन में झाओ यूजिया, बाली डोंगजुंग और लेई मेंसा ये लोग एकेडमी के बाहर पहुंचते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं झाओ यूजिया कहता है कि अब मुझे अपने माउंटेन पे जाना होगा, मुझे जाने का आज्ञा दे, और प्रणाम करके चला जाता है। आगे की सीन में हम बाली डोंगजुंग को देखते हैं जो कि तैयार होता है अपने कपड़े वपड़े पहन के, मतलब सफ़ेद कलर के स्टूडेंट वाले अपने कपड़े वपड़े पहन के आता है टीचर ली को अपना गुरु बनाने के लिए। और यहाँ पे जितने भी उसके मतलब जो शिष्य विष्य होते हैं और टीचर लोगों के, वो सभी लोग बाली डोंगजुंग को प्रणाम करते हैं। बाली डोंगजुंग के साथ साथ उसके साथ में यिन लोक्शिया भी होती है और वो दोनों लोग साथ में आते हैं, जहाँ पे यिन लोक्शिया कहती है कि सीनियर अंकल आप पहले चलिए। जब बाली डोंगजुंग अंदर जाता है तो अंदर की ओर हम देखते हैं कि बेली के 8 युवा मास्टर्स, मतलब सभी लोग वहाँ पे खड़े होते हैं। लेई मेंसा, रुओ फेंग, मतलब इनके जितने भी 8 युवा मास्टर होते हैं वो सभी लोग खड़े होते हैं। और लेई मेंसा बड़े ध्यान से देख रहा होता है कि अब बाली डोंगजुंग एंट्री करेगा। लेकिन बाली डोंगजुंग जब एंट्री करता है तो दरवाजे के एंट्रेंस के दरवाजे पर ही एक पानी से पड़ा बकेट रखा होता है, उसके ऊपर मतलब उसको भिगाने के लिए, वो क्या बोलते हैं, रैगिंग करने वाला सीन होता है। तो यहाँ पे बाली डोंगजुंग जो होता है वो अपने स्टाइल से उस पानी से बच जाता है। युवा मास्टर्स जो होते हैं और लेई मेंसा ये सभी लोग कहते हैं शेट, ये तो फिर से बच गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि टीचर ली जो होते हैं वो कहते हैं कि अरे ये क्या, ये तो बच गया, मतलब इसके बाकी जितने भी सीनियर्स आए थे उन सभी को मैंने ऐसे भिगाया और ये बिल्कुल उसी तरीके से बचा है जैसे मैं बचपन में यहाँ पे आया था, तो मैं भी उसी स्टाइल से बच गया था। यहाँ पे 8 युवा मास्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि लो ये तो बच गया। मतलब देखा जाए तो जितने भी युवा मास्टर्स होते हैं ना वो सभी लोग निराश होते हैं, क्योंकि बाली डोंगजुंग के अलावा जितने भी ये युवा मास्टर्स थे ये सभी टीचर ली के हिस्से से थे और ये सभी के साथ ऐसी रैगिंग की गई थी, इसमें से कोई भी बच नहीं पाया था। बाली डोंगजुंग अंदर जाता है और कहता है कि ये क्या तुम लोग खेल खेल रहे हो, मतलब यहाँ पे एक जरूरी कार्यक्रम होने वाला है, तुम लोग ऐसे बचकाने से खेल खेल रहे हो, जो कि पहले मैं किंगडोंग शहर में खेल चुका हूँ, तुम्हें पता नहीं है क्या मैं वहाँ का गुंडा हूँ। रुओ फेंग कहता है कि हाँ ठीक है, आइए आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। जिसके बाद से रुओ फेंग बताता है कि मैं 7th सीनियर हूँ तुम्हारा और तुम मुझे रुओ फेंग बोल सकते हो या फिर मार्शल अंकल, 7th मार्शल अंकल। जिसके बाद से ये लोग उन्हें प्रणाम करते हैं। आगे ये लोग जाते हैं तो लुओ जुआन बताता है कि मेरा नाम लुओ जुआन है, मतलब मिस्टर किंगे जो होते हैं वो बताते हैं मेरा नाम लुओ जुआंग है और मैं 6th सीनियर हूँ तुम्हारा, मतलब गुरु ली का, मतलब टीचर ली का 6th स्टूडेंट। तो वो लोग उन्हें भी प्रणाम करते हैं। जिसके बाद से आगे ये लोग जाते हैं तो जियाओ आई और लीयू, मतलब जो हैंडसम और क्या बोलते हैं बदसूरत मास्टर होते हैं, ये दोनों लोग बताते हैं। तो बदसूरत वाला बताता है कि मैं 4थे नंबर का हूँ और हैंडसम वाले बताते हैं मैं 4थे नंबर का हूँ, मतलब इन दोनों के बीच लड़ाई चलती ही रहती है 4था 5वां के बीच। तो इन दोनों को प्रणाम करते हैं। इन लोक्शिया जो होती है सबको प्रणाम करती है, लेकिन अपने टीचर जिनकी ये शिष्य बनी है यानी कि हैंडसम मास्टर लीयू, उनके सामने जाके घुटनों के बल बैठ के प्रणाम करती है। तो मास्टर लीयू कहते हैं कि कितनी अच्छी बात है ना अपने पास एक शिष्य होना, मैं आज बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा गौरव महसूस कर रहा हूँ अपने अंदर ही अंदर, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और अपनी जो शिष्या होती हैं यानी इन लोक्शिया उससे कहते हैं कि प्रणाम, अब आगे बढ़ो। आगे ये लोग जाते हैं तो फोटो लटकी होती है गू जियानमेन की, तो ये पूछता है कि ये गू जियानमेन है ना, तो लेई मेंसा बताता है कि हाँ ये गू जियानमेन है जो कि तीसरे नंबर वाले स्टूडेंट है। तो यहाँ पे बाली डोंगजुंग उन्हें भी प्रणाम करता है। लेई मेंसा बताता है और मैं दूसरे नंबर वाला हूँ तुम्हारा सीनियर। तो वो बताता है कि आप दूसरे नंबर वाले, तो वो बताता है कि हाँ अब तुम्हें मुझे भी प्रणाम करना, चलो जल्दी से प्रणाम करो। बाली डोंगजुंग कहता है कि नहीं, लेकिन हाँ चलो ठीक है, क्योंकि तुम मेरे सीनियर हो तो मैं एक बार के लिए तुम्हें प्रणाम कर ही देता हूँ। और फिर यहाँ पे लेई मेंसा को भी प्रणाम करता है। लेई मेंसा कहता है नमस्कार। चलो आगे बढ़ते हैं। जब ये आगे देखता है तो पहले नंबर वाला जो शिष्य होता है उस पर तो कोई फोटो ही नहीं होती है। तो बाली डोंगजुंग कहता है कि आखिर ये कौन है, तो वो बताते हैं कि इसने अभी तक अपना चेहरा किसी को दिखाया नहीं है। और हाँ जब मैं भी, लेई मेंसा बताता है कि जब मैं भी यहाँ पे टीचर ली का शिष्य बन के आया था तब भी मैंने फर्स्ट सीनियर का शक्ल नहीं देखा था, तो फर्स्ट सीनियर को आज तक किसी ने नहीं देखा। जिसके बाद ये लोग बातें करते हैं तो लेई
लेमन कहता है देखो अब तुम्हारा समय आ चुका है, अब तुम्हें तुम्हारे गुरु यानी टीचर ली के पास जाना होगा। तो वो कहता है कि टीचर ली, जैसे वो पूछे मिलता है टीचर ली कहते हैं कि बहुत तो हो गया तुम लोगों का। लेमन को देखते हैं जो बाइली डोंगजूंग को पकड़ता है और कहता है कि लो अब जाओ अपने टीचर के पास, और उसे उठा के फेंक देता है। जाते जाते बाइली डोंगजूंग जो होता है वो कहता है कि लेमन तुम्हें ऐसे करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो जाके थपाक से गिरता है टीचर ली के सामने ही और टीचर ली के चरणों में। टीचर ली कहते हैं हाँ बहुत हो गया, हमारी शादी नहीं हो रही है, तुम तो बस मेरे शिष्य हो, तो इतना औपचारिकता की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बाइली डोंगजूंग कहता है कि ठीक है टीचर, अब मेरा प्रणाम स्वीकार कर दे। टीचर कहते हैं कि हाँ ठीक है, देखो आज से तुम मेरे शिष्य हो। तो यहाँ पे बाइली डोंगजूंग कहता है डोंगबा ये क्या है? तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारा उपनाम है। तो टीचर ली उसको उपनाम देते हैं डोंगबा। तो बाइली डोंगजूंग कहता है कि ये क्या अजीब नाम है, आपने ऐसा नाम क्यों रखा? हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोग बाहर आते हैं और ये सब सुनने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी को सुनाई तो दे नहीं होगा। टीचर ली कहते हैं कि मैं इतने समय से जीवन जी रहा हूँ, मैं एक अमर व्यक्ति की तरह जी रहा हूँ। तुम्हें पता है कुछ लोग स्वर्ग से आए थे, उन्होंने कहा था कि अब तुम्हारा जगह स्वर्ग में है तो तुम चलो हमारे साथ। मैंने स्वर्ग में जाने से मना किया तो उन लोगों ने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा कि ठीक है, तो फिर तुम हमेशा के लिए अमर हो और तुम पूरी ज़िंदगी जियो, इसी धरती पर रहो और ज़िंदगी का आनंद लो वगैरह वगैरह करके चले गए। मैं सालों से इस दुनिया में अकेला जी रहा हूँ और इसीलिए मैं अपने आप को खुश करने के लिए, प्रसन्नचित करने के लिए लोगों को अजीब अजीब नाम देता हूँ। जैसे तुम्हारे जितने भी सीनियर्स हैं, रुओ फेंग है उसका भी एक नाम है, लेई मेंसा है उसका नाम ली ईयर है, सबका नाम बताते हैं कि सबका मैंने ये नाम रखा है, सबको मैंने एक उपनाम दिया रखा है और इसीलिए तुम्हारा नाम आज से डोंगबा होगा। बाइली डोंगजूंग कहता है टीचर क्या आप सच में इतनी लंबी ज़िंदगी जी रहे हैं अकेले? तो टीचर ली कहते हैं कि हाँ निश्चित रूप से ये गलत है। तो बाइली डोंगजूंग कहता है कि क्या बकवास है, ये बूढ़ा हमेशा ये सब बकवास ही करता रहता है। वो कहता है कि वैसे छोड़ो, मैं तुम्हें 1 महीने बाद एक ऐसी जगह पे ले चलूंगा जो मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया का सबसे बेकार सी जगह होगा। बाइली डोंगजूंग कहता है कि वो कौन सी जगह? और वैसे टीचर एक बात बताइए, मैंने सुना है कि ये डिंगजी जो है वो मार्शल आर्टिस्ट है, मतलब जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट, तो ये क्या होता है? तो यहाँ पे जो टीचर होते हैं उसके टीचर ली वो बताते हैं कि जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट जो है वो एक वरदान भी है और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा क्रश भी है। तो इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बात करूंगा, तुमसे बताऊंगा। और हाँ, मैं तुम्हें 1 महीने बाद एक जगह पे ले चलूंगा जहाँ पे मैं तुम्हें अच्छी सी शराब पिलाऊंगा, टैवर्न का, जो महीने में 1 बार ही बनाई जाती है। देखो ये मेरे पास है। बाइली डोंगजूंग कहता है कि मुझे दे दो ना टीचर, दे दो ना। वो कहता है कि ओ लो ये तो खत्म हो गया आखिरी वाला, 1 महीने बाद मैं तुम्हें ले चलूंगा, तैयार रहना पीने के लिए। बाइली डोंगजूंग कहता है कि ये बूढ़ा आदमी हमेशा बकवास करता रहता है, जिसके वजह से टीचर ली कहते हैं कि ठीक है अब मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मुझे नींद आ रही है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। और डोंगबा इतना कह के टीचर ली जो होते हैं वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पे बाइली डोंगजूंग कहता है ये बूढ़ा ना हमेशा सठियाए ही रहते हैं, जिसके वजह से वो क्या आते हैं अपने सीनियर्स के पास। तो सीनियर लोग पूछते हैं वैसे ये एक बात बताओ तुम्हारा नाम क्या बना, मतलब तुमको टीचर ली ने क्या नाम दिया है? तो वो बताता है कि डोंगबा। तो यहाँ पे टीचर मतलब जो लेई मेंसा होता है कहते हैं कि क्या अजीब सा नाम है डोंगबा, जिसके बाद से यहाँ पे बाइली डोंगजूंग कहता है कि वैसे एक बात बताओ कि टीचर ली कितने सालों से जी रहे हैं? तो लेई मेंसा कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कितने सालों से जी रहे हैं, क्योंकि पिछले वर्ष उन्होंने अपना जब जन्मदिन मनाया था तो वो 80 साल का मनाया था। फिर एक बार जब उन्होंने जन्मदिन मनाया तो 70 साल का। इस बार तो वो 100 साल के हो जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं इस बार वो 60 साल वाला जन्मदिन भी ना मना ले। तो अभी हम में से किसी को भी उनके उम्र के बारे में पता नहीं है, अंदाजा नहीं है। जिसके बाद से बाइली डोंगजूंग जो होता है वो कहता है कि अच्छा, तो लेई मेंसा कहता है कि हाँ डोंगबा, वो कहता है कि लियर, तो वो कहता है डोंगबा, वो कहता है लियर, मतलब दोनों एक दूसरे को चिढ़ा रहे होते हैं। आगे की सीन में हम सिकोंग चांगफेंग को देखते हैं जो कि सिन बकायो के साथ होता है और खाना खा रहा होता है। सिन बकायो कहता है कि वो हो तुम्हारे गुरु यहाँ पे जो है जड़ी बूटियाँ पीस रहे हो, तुम यहाँ पे खाने का मजा ले रहे हो, वैसे जो खाना तुम खा रहे हो वो इतना ज़्यादा स्वादिष्ट भी नहीं है, इतना स्वाद लेकर क्यों खा रहे हो? वो कहता है कि टीचर आपको पता है जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो ना तो बेकार से बेकार खाना भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगने लगता है। वो कहता है कि हाँ बात तो सही है। यहाँ पे सिकोंग चांगफेंग बोलता है कि टीचर अब हमारा काम तो पूरा हो चुका है, मतलब उतना समय हो गया और वो सब कुछ मैंने सीख लिया जो आप मुझे सिखाना चाहते थे, तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? तो यहाँ पे उसके टीचर कहते हैं हाँ मुझे पता है कि मैंने जो वादा किया था वो मुझे अच्छे से याद है, कल सूर्य की पहली किरण निकलते ही तुम यहाँ से चले जाना। तो वो कहता है कि थैंक यू टीचर। उसके बाद से वो अपने टीचर से कहता है कि टीचर क्या आप यहाँ से नहीं जाना चाहते? तो यहाँ पे हम देखते हैं सिकोंग चांगफेंग जो होता है ना वो मुस्कुरा रहा होता है अपने दोस्त को याद करके। तो उसके टीचर पूछते हैं क्या हुआ आपको? तो अपने दोस्त की याद आ रही है। वो कहता है कि हाँ मेरा दोस्त ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, न्यायप्रिय है वगैरह वगैरह, मतलब बाइली डोंगजूंग की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। कहता है कि ऐसा दोस्त मिलना ना जीवन में बहुत बड़ी बात है। जिसके बाद से अपने टीचर से पूछता है कि टीचर क्या आप कभी यहाँ से बाहर जाने के बारे में नहीं सोचते? वो कहता है सिन बकायो कि देखो मैं यहाँ से बाहर जाने के बारे में इसलिए नहीं सोचता क्योंकि जो लोग यहाँ पे आते हैं घायल अवस्था में, जैसे कि तुम आए थे, उन लोगों की रक्षा करना चाहता था, क्योंकि उन लोगों का भाग्य है मेरे हाथों ठीक होना, तो मैं उन लोगों के भाग्य को खराब नहीं करना चाहता। और वैसे ये सब छोड़ो, मैं जब तुम जाओगे ना तो मैं तुम्हारे थैली में 100 गोलियाँ रख दूंगा, उसे खाना और तुम साल भर तक जीवित रह सकते हो। और हाँ,
क्यांग शहर जहाँ पे तुम जा रहे हो ना, उसी जगह पे एक परिवार है जिस परिवार से मैंने कुछ दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ मंगाई हैं, तो तुम वहाँ से लेते आना। वो कहना लेकिन टीचर वो तो बहुत ज़्यादा दूर है ना। वो कहते क्या तुम उस शहर में नहीं जा रहे हो, जिस शहर में तुम जा रहे हो ना उसी शहर में वो घर है। अब वैसे तुम्हारे पैकेट में मैंने जो दवाई रखी है उससे तुम 1 साल तो आराम से जीवित रह सकते हो। 100 गोलियाँ हैं तुम्हारे में, तो खाना खाने के बाद वो गोली जो है खा लेना। और हाँ, वो दवाई जड़ी बूटी अगर तुम चाहो तो मेरे लिए लेते आना। तो यहाँ पे जो वैलिड मतलब जो सिकांग चांगफंग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मुझे अपने दोस्त के पास जाना है, और खुशी के मारे वहाँ पे अपना भाला वाला लेकर प्रैक्टिस करने लगता है। उसके टीचर कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, इतना भी उत्साही होने की जरूरत नहीं है, कल तुम यहाँ से जा रहे हो। सिकांग चांगफंग कहता है कि बालू डोंगजुंग मैं आ रहा हूँ तुम्हारे शहर तुमसे मिलने। आगे की सीन में हम बेंगजुंग जी को देखते हैं जो कि ये डिंग जी के साथ होती है और उसे कुछ खाना परोसती है। ये डिंग जी कहता है कि क्या लुओ क्यांग ज्ञान नहीं आएगा यहाँ पे खाने के लिए। वो कहती है कि उसकी चिंता तुम मत करो, वो खाना आप समय पे खा लेता है। जिसके बाद से जो ये डिंग जी होता है वो कहता है कि वैसे राजकुमारी कॉन्सर्ट जिंगयू कॉन्सर्ट, क्या आप मुझे क्या बताना चाहती हैं ये खाना बना के। तो यहाँ पे बेंगजुंग कहती है कि पहले तो तुम मुझे राजकुमारी मत कहो, क्योंकि मेरी शादी अभी भी राजकुमार जिंगयू से नहीं हुई है। तो यहाँ पे जो ये डिंग जी होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो बेंगजुंग आप बताइए कि आप क्या चाहती हैं मुझसे। वो कहता है कि ये बताओ तुम, वो कहती है कि ये बताओ तुम यहाँ पे रुके क्यों। तो यहाँ पे ये डिंग जी बताता है कि राजकुमारी आपने मेरी जान बचाई है, इसी का मैं बदला चुकाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे राजकुमारी कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हें देखकर ही लगा था कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, उसके बदले में तुम मेरा काम जरूर करोगे। तो यहाँ पे ये डिंग जी कहता है कि जी राजकुमारी आपने बिल्कुल सही समझा था। वैसे ये बताइए जब मैं बेहोश था तो आपने जो कुछ भी बातें कही थी मैंने वो आपकी सारी बातें सुनी है। तो वो कहती है कि हाँ हाँ बस करो, अब इससे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, शर्मा जाती है। यहाँ पे ये डिंग जी खड़ा होता है और उन्हें प्रणाम करता है, कहता है कि राजकुमारी आप आदेश दे, आप क्या चाहती हैं, आप जो चाहेंगी मैं वो करूँगा। जिसके बाद से राजकुमारी कहती हैं कि तुम्हें पता है मैं ये जो खाना तुमने देखा ना, बिल्कुल इस खाने की तरह मैं एक पिंजड़े में हूँ, मैं इस पिंजड़े से बाहर नहीं निकल सकती। हालांकि लुओ किंगयान जो है वो मेरे साथ बातें तो करता है, लेकिन बाहरी मामलों के बारे में वो मुझे ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि वो यहाँ से बाहर जाता ही नहीं है। तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि बाहर का जो शहर है, बाहर का जो जगह है, वहाँ पे कैसा शहर है, क्या होता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे वो उसके बारे में सोचता है, मतलब राजकुमारी के बारे में, बेंगजुंग के बारे में, और कहता है कि वो काफ़ी दयनीय जीवन जी रही है। और वो याद करता है कि बचपन में वो लोग साथ में कितना ज़्यादा खुश रहा करते थे। जिसके बाद से ये डिंग जी जो होता है वो अपने आप को रोक नहीं पाता और राजकुमारी के सर पे हाथ रखने जाता है। तो राजकुमारी कहती है क्या कर रहे हो तुम। वो कहता है कि माफ़ कीजिएगा राजकुमारी, आपके सर पे दरअसल कुछ पत्तियाँ लग गई थी। वो कहते हैं कि ओ पत्तियाँ। जिसके बाद से वो पूछती है कि क्या तुम मुझे बाहरी शहर के बारे में बता सकते हो, बाहर का माहौल कैसा है वगैरह वगैरह ये सब। ये डिंग जी कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूँ। आपको पता है कि मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता है, मैं मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा वाला मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ, और मैंने अपनी शक्तियों को चरण सीमा पे तो नहीं लिया है, लेकिन हाँ मैं 13 साल की उम्र से दुनिया का भ्रमण कर रहा हूँ। आपको पता है मैं किंगडम शहर में था, ये वो मतलब अपनी कहानी बताने लगता है। जिसके बाद से राजकुमारी कहती है कि अच्छा वो शहर, उस शहर में तुम अपने टीचर के साथ थे, मैंने सुना था कि उस शहर के लोग बहुत ही ज़्यादा क्रूर हैं, और वो लोग जब लड़ाई करते हैं और एक की जीत होती है तो वो क्या कहता है, हारे हुए व्यक्ति का घर और साथ साथ उसकी पत्नी भी छीन लेता है। वो कहता है नहीं राजकुमारी आपने ये ऐसा सुना है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। दरअसल बात यह है कि वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं वगैरह वगैरह, मतलब अपनी कहानी वानी बता रहा होता है। और राजकुमारी जो होती है ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती हैं। सीन यहाँ से कट होता है और हम देखते हैं लुओ किंगयान को, जो कि दूर से ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। हम देखते हैं कि राजकुमारी यानी बेंगजुंग जो होती है जब वहाँ से गुजर रही होती है तो लुओ किंगयान रास्ते में आता है और कहता है कि आप क्या करना चाहती है, क्या आप चाहती हैं कि ये डिंग जी जो है वो आपके यहाँ से भागने में मदद करे। वो कहती है कि हाँ मैं चाहती हूँ, देखो मैं पिंजरे में एक कैदी हूँ और तुम यहाँ के वार्डन, और तुम यहाँ से मुझे बाहर तो ले नहीं चाहोगे, और जो ये डिंग जी है वो शायद तुमसे लड़ के मुझे यहाँ से बाहर ले जाएगा, बस मैं यही चाहती हूँ। तो यहाँ पे जो लुओ किंगयान होता है वो कहता है कि उसका क्या, जब उसे पता चलेगा, ये डिंग जी को पता चलेगा कि आप उसका इस्तेमाल करें यहाँ से बाहर निकलने में, तो उसका क्या होगा। वो कहती है कि मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, तुम्हें पता है वो मुझे परिचित लगता है, जब भी वो कोई भी बात करता है तो मुझे उसकी बातों पे हंसी आती है, वो मुझे बहुत ही परिचित सा लग रहा है और मुझे लगता है कि मैं उसके साथ जाने में खुश हूँ। तुम अच्छी तरीके से जानते हो मैं राजकुमार जिंगयू से शादी नहीं करना चाहती। ये लोग बातें कर रहे होते, सीन यहाँ से कट होता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।